गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। कल हमने किया था हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज करने जा रहे हैं आगे कि हीट कैपेसिटी की कितनी टाइपें होती है। तो हीट कैपेसिटी की हम जनरली दो टाइप पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है। हीट कैपेसिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कोई सबस्टांस है, उसका कोई टेम्परेचर है, आपने उसको हीट सप्लाई करके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना है। कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। अगर वही सबस्टांस हम 1 मोल ले लें तो मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाता है उसको। तो आज हम स्टडी करेंगे कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगी कि किसी सिस्टम का या किसी सबस्टांस का आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, बट वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे सिस्टम की। इसी तरह से हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, सेम वैसे ही कि ये भी क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट होगी जो हमें सप्लाई करनी पड़ेगी सिस्टम को ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, बट प्रेशर में कोई चेंज ना आए, प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जहां हम एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो हीट कैपेसिटी दो टाइप की है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम और सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां तक तो आपने हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखी थी, आगे आपने क्या लिख देना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, सीवी से। दूसरी आती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, इसको भी वैसे डेफिनेशन लिखनी है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a system or substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड at constant pressure, और उसको लिखते हैं सीपी से। अब हम इनका मीनिंग निकालेंगे कि सीपी और सीवी एक्चुअली होता क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो क्यू किस तरह होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फॉर स्मॉल चेंज डेल्टा क्यू किस तरह आता है, इसको हम डेल्टा की बजाय डीई लिखेंगे। फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम डी यूज करेंगे, तो डेल्टा क्यू आएगा डीई प्लस पी डीवी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, जीरो, तो डीवी क्या आ जाएगा, जीरो, तो डेल्टा क्यू क्या आएगा, डीई। बट हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसका फार्मूला कल बताया था मैंने, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डी होती है। तो देयरफॉर यहाँ से डी, जो डेल्टा क्यू है आपको पता है डीई है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीबी क्या आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये नीचे वी लिखने का मतलब क्या है, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो यहाँ से सीबी क्या आएगा, डेल्टा क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डीई अपॉन डी। तो सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक्चुअली क्या है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होती है विद टेम्परेचर। तो ये आपने बात याद रखनी है, सीवी क्या होती है, डीई अपॉन डी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So hence heat capacity at constant volume is defined as the rate of change of internal energy with temperature at constant volume. Similarly अब हम पता करेंगे Cp क्या चीज है, heat capacity at constant pressure क्या है। तो according to first law of thermodynamics, Q is equal to delta E plus P delta V। For small change in heat, delta Q क्या आएगा, dE plus PdV आएगा। तो जहां आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्यू इक्वल डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ स्मॉल चेंज कर लीजिए। जहां आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी किस तरह होता है, ये होता है डेल्टा एच के बराबर, आपने कल ही किया था। तो यहाँ से ये किस बट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बट डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच होता है। तो यहाँ से क्यू किस तरह आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर ये आ जाएगा डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम डेल्टा एच लिख सकते हैं। तो सी किस तरह होता है, ये होता है डेल्टा क्यू अपॉन डी होता है। यहां से बच्चे डेल्टा क्यू आप निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा आपका, डी एच आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप।
जहाँ सिंपली इसको लेके आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी को क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एच लिख रहे हैं। जहाँ हम सिंपली डी ई प्लस पी डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी एच लिख सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। जहाँ इसको लेके चलिए आप इसको पहले ऐसे कर लीजिए, जहाँ सीधा इससे क्या कर लीजिए, अगर डेल्टा क्यू यहाँ लिखना चाहते हैं तो जी डेल्टा ई की जगह आएगा डी ई आ जाएगा, डेल्टा वी की जगह डी वी आ जाएगा। तो जैसे डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी को हम डेल्टा एच लिखते हैं, वैसे ही डी ई प्लस पी डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी एच लिख सकते हैं। तो ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम फिलहाल इसी को लेकर चलेंगे। तो यहां से डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा ई सॉरी डी ई प्लस पी डी वी, और डेल्टा क्यू क्या आएगा, डेल्टा एच आ जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके बराबर आएगा। अब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सी पी किसके बराबर आएगा, ये आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। वह डेल्टा क्यू इसके बराबर है एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर है, डी एच के बराबर। देयरफॉर सीपी क्या आएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, डी एच अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी क्या है, जैसे सीवी हमारा था रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी था विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो सीपी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो यहां से आप हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, hence heat capacity at constant pressure Cp may be defined as the rate of change of enthalpy with temperature at constant pressure, at constant pressure। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। Cb होता है dE अपॉन dt at constant volume, और Cp होता है dH अपॉन dt at constant pressure। तो ये दोनों आपने चीजें नोट रखनी है। Cv क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर, और Cp क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, और ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये दोनों ही फार्मूले आपको याद रखने हैं Cv और Cp के। कई बार एग्जाम में पूछते हैं Cp और Cv के बीच में क्या रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं Cp और Cv के बीच में रिलेशन क्या है, जहाँ सीधा ऐसे पूछ लेते हैं, प्रूव दैट Cv माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ आइडल गैस। n मोल्स ऑफ आइडल गैस हो गए, फिर n आर आएगा। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी आपको पता है H किस तरह होता है, E प्लस PV। तो फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस PV इज इक्वल टू किस तरह होता है, RT। अगर n मोल लेंगे तो PV आएगा nRT, पर हमने 1 मोल लिया तो n क्या आ जाएगा आपका 1। आप जानते हैं आइडल गैस किस होती है, PV इज इक्वल टू nRT। अगर n 1 हो जाए तो PV किस तरह आएगा, जाएगा RT। वही मैंने लिखा हुआ है, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस PV इज इक्वल टू RT। तो यहाँ से H PV की जगह आप क्या लिख सकते हो, RT लिख सकते हो। H क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू E प्लस RT आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को दोनों साइड आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर T। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट, BS लिख सकते हैं, बोथ साइड इक्वेशन फर्स्ट with respect to T we get dH upon dt is equal to dE upon dt plus R कांस्टेंट है, R को बाहर निकाल दिए, dt upon dt। तो dt चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो dH upon dt आएगा dE upon dt plus R आ जाएगा। बट हमें पता आज ही किया हमने, dH upon dt किस तरह होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, Cp होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या होता है, Cv होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस आर, Cv को उधर ले जाइए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा रिलेशन भी है, और जो क्वेश्चन था कि प्रूव कीजिए वो भी आ गया। तो याद रखना है, जो Cp होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी है, जहाँ सिंपली कहें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से कितनी ज्यादा होती है, R। जो गैस कांस्टेंट होगा उस वो आपने ऐड करना होता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो वो हमें क्या देगी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर देगी। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी है। आपने एंथैल्पी की डेफिनेशन लगानी है, फिर आपने आइडल गैस का कांसेप्ट देना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वहां का आपने Cp और Cv का फॉर्मूला लगा देना है, आराम से जो है ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो है
कई बार पूछ लेते हैं, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, जेके बोर्ड में कम ही पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो ऑफ सीपी एंड सीबी एंड एटॉमिसिटी। सीपी बाय सीबी की रेशियो और एटॉमिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा हमें कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, किससे रेशियो, किसकी, सीपी और सीबी की रेशियो से। तो इसलिए आप थोड़ी सी बातें नोट करनी है आपने। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 3 तरह की होती हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो ये कैसे निकालते हैं कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी किसी मॉलिक्यूल में, तो याद रखिए अगर कोई मोनोटॉमिक गैस है जिसमें एक ही एटम होता है, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, नोबल गैसेस सारी ही मोनोटॉमिक होती हैं। तो याद रखिए उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होती हैं, उसमें ना तो रोटेशनल होगी ना ही वाइब्रेशनल होगी। तो कोई भी अगर आपको मोनोटॉमिक गैस दी जाती है, आपको पूछे इसमें कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, कौन कौन सी है, तो आपने सिर्फ याद रखना है इसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ही होती है, रोटेशनल नहीं होगी, वाइब्रेशनल भी नहीं होती है। ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है, याद रखना है, चाहे कोई भी गैस हो तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होती हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है इंटरनल एनर्जी के लिए, ये भी याद रखना है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर लो है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर है, तो हम जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारा एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। तो अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1/2 kT होता है हर एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। जैसे ये 3 है तो टोटल कितना होगा, 3 × 1/2 kT। तो एक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल, वो कंट्रीब्यूट कितना करती है इंटरनल एनर्जी के लिए, 1/2 kT। इसी तरह से अगर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो भी कितना करती है, 1/2 kT, एक डिग्री। बाद में बात करते हैं कितनी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर हमारे पास वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने काउंट करनी हो, वो तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे नहीं होती हैं, हाई टेम्परेचर पे ही होती है। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वाइब्रेशनल, वो कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है, kT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। तो याद रखिए अगर हमारे पास कोई मोनोटॉमिक गैस है तो उसमें कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन होगी। तो कितनी होती हैं, 3 होती हैं। रोटेशनल 0 होंगी, वाइब्रेशनल भी 0 होंगी। अगर कोई पॉलीटॉमिक गैस है, जैसे डाइटॉमिक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जहाँ ट्राइटॉमिक है, जैसे आप ले लीजिए उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 3 एटम होते हैं। फिर कोई भी आप सकते हैं, टेट्राटॉमिक ले सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3, उसमें 4 एटम है। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसलेशन तो फिक्स्ड है, चाहे मोनोटॉमिक हो चाहे पॉलीटॉमिक हो, 3 ही होती हैं, ठीक है। रोटेशन आपने देखना पड़ेगा, जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है क्या वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। जैसे HCl मॉलिक्यूल है, ये डायटॉमिक है, ये लीनियर है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या है, लीनियर है, ये इस तरह से होती है, CO2, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अगर आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो या सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लीजिए, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, तो ये लीनियर नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो गैस आपको दी गई है क्या वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो दोनों के लिए अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास क्या है, लीनियर है पॉलीटॉमिक, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होगी, रोटेशनल 2 होती हैं, और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी होंगी, 3n-5। n क्या है, उसमें कितने एटम्स हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं, टोटल 4 एटम है, सल्फर डाइऑक्साइड में 3 एटम है, तो n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो ये 3 ही होंगी, रोटेशनल डिग्री भी 3 होती हैं, और वाइब्रेशन कितनी होंगी, 3n-6 होंगी। तो ये आपने याद रखना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती हैं। मोनोटॉमिक के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन आएगी, 3 ही होती हैं, 0 0। पॉलीटॉमिक के लिए अगर लीनियर है तो 3 2 3n-5, और अगर नॉन लीनियर है तो 3, ये भी 3 आएंगी, ये भी 3 आएंगी, और कितनी आएगी,
3n-6 आएंगी। तो जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप किसी भी गैस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, तो एक तो आएंगी ट्रांसलेशनल कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। फिर रोटेशनल कितनी आ जाएंगी, जो लीनियर है तो लीनियर के लिए कितनी आ जाएंगी, रोटेशनल 2। वाइब्रेशनल कितनी आ जाएंगी, कितना है ये 3 इंटू कितने आइटम है इसमें 3, 3 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। टोटल कितनी होगी 3 2 5 और 4 कितनी होगी 9 होगी। टोटल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई इसमें 9 हो गई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर आगे है कि हर एक कंट्रीब्यूशन, चाहे वो ट्रांसलेशन है, चाहे वो रोटेशनल है, चाहे वो वाइब्रेशन है, वो कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है। तो ट्रांसलेशन करता है 1/2 kT, वाइब्रेशनल करता है kT, और रोटेशनल करता है 1/2 kT। ये दोनों बराबरी करते हैं, हाफ हाफ kT, और ये कितना है kT करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे सीपी और सीबी की रेशो क्या होगी इनके लिए। तो सीपी बाई सीबी और एटॉमिसिटी के बीच में क्या रिलेशन है आप जानते हैं। सीपी किस बराबर होता है, सीबी प्लस आर के बराबर। अभी हमने किया था सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर होता है। तो सीपी किस बराबर आएगा, सीबी प्लस आर। ये आपको अभी ड्राइव करके दिया। अब आपको याद रखना है फॉर मोनोटॉमिक जो है इंटरनल एनर्जी किस बराबर आएगी, क्योंकि मोनोटॉमिक के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होगी। वो कितने थे 3, और हर डिग्री फ्रीडम कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है 1/2 kT। तो 3 के लिए कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 1/2 kT। बट के क्या होता है, जो होता है गैस कांस्टेंट पर मोल। अगर हम 1 मोल लेते हैं तो के किस बराबर आएगा, आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ई किस बराबर 3 इंटू 1/2 आर टी आ जाएगा। अब डी ए अपॉन डी टी यहाँ से निकालो, डिफरेंट डेरिवेटिव निकालो, तो टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो क्या बच जाएगा पीछे 3/2 आर। बट डी अपॉन डी टी क्या होता है, सी बी होता है। सी बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी, तो किस बराबर आ गया 3/2 आर। तो सी पी कितना आ जाएगा, सी बी प्लस आर। तो 3/2 आर प्लस आर कितना आ जाएगा 5/2 आर। तो आपके पास सी बी आ गया 3/2 आर और सी पी आ गया 5/2 आर। अब सी पी बाई सी बी कितना आएगा 5/2 आर डिवाइडेड बाई 3/2 आर। तो ये बचेगा पीछे 5/3 बचेगा, तो जाएगा 1.66। अगर आपके पास डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस में सिर्फ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नहीं होता है, सॉरी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नहीं होता है, उसमें रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होते हैं। बट वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम सिर्फ कब लेते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर। मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर या लो टेम्परेचर के ऊपर उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जी हमारी कहाँ से आएगी, रोटेशनल और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। तो 3 हमारे क्या हैं, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। डायटोमिक हमेशा लीनियर होते हैं बच्चे, डायटोमिक कभी भी नॉन लीनियर नहीं होते हैं। 2 पॉइंट जब भी आप जोड़ते हो हमेशा स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट जहां है जहां जोड़ दो तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 एटम से बना होता है, हमेशा लीनियर ही होगा। तो उसमें 3 होंगी ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 2 होंगी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हर एक के होते हैं कंट्रीब्यूशन 1/2, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1/2। और रोटेशन की भी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है 1/2 kT। तो ये आएगा 2 इंटू 1/2 kT आ जाएगा। टोटल आ जाएगा 5/2 kT। तो kT की जगह हम क्या लिख सकते हैं, RT लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी अपॉन डी टी कितना आएगा 5/2 आर आ जाएगा। तो सी भी आपका 5/2 आर आ गया, सीपी इसमें आर ऐड कर दीजिए, 5/2 आर प्लस आर कितना आ जाएगा 7/2 आर। तो सीपी बाई सीबी कितना आ जाएगा 7/5, या आ जाएगा 1.40। तो आपने जहां पे क्या देखा, सीबी आया 3/2 आर और सीपी आया 5/2 आर, इसमें 2 ऐड हो गया। 3 + 2 कितना होता है 5 होता है। अब इसमें आपने सीबी क्या देखा 5/, जो यहाँ सीपी था वो यहाँ सीबी हो गया। ये सिर्फ आपको याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले मोनोटॉमिक में जो सीबी था और सीपी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सीपी होगा वो यहाँ पे सीबी हो जाएगा। 5/2 आर था, यहाँ क्या हो गया 5/2 आर सीबी। तो सीपी क्या है, फिर उसमें 2 ऐड करो, तो यहाँ 2 ऐड किए थे, 3 में 2 ऐड किए 5, जहाँ 5 में 2 ऐड कर दिए 7। तो सीपी क्या आ जाएगा 7/2 आर। तो सीपी बाई सीबी कितना आ गया 7/5 आपने कर लिया। सिमिलरली जब हम ट्राइटॉमिक में जाएंगे तो यहाँ पे जो सीपी है वो यहाँ सीबी बन जाएगा। सीबी कितना है, यहाँ सीपी कितना है 7/2, तो सीपी कितना आएगा 7/2 आर। सीपी कैसे करना है, इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 9/2 आर आ जाएगा। तो सीपी बाई सीबी कितना आएगा 9/7, तो 1.30। जहां आप डायरेक्टली क्या याद रखो, मोनोटॉमिक के लिए आएगा सीपी सीबी आ जाएगा, सीपी बाई सीबी जो है
ये आना है 3/2 फिर 5/3 आएगा। फिर डायटामिक के लिए CP/CB, फिर डायटामिक के लिए आएगा CP/CB, 2 ऐड कर दो 5/, तो 7/5, और ट्राइटामिक के लिए CP/CB क्या आ जाएगा, इसमें 2 और ऐड कर दो तो 9/7। ऊपर भी 2 ऐड करते जाओ, नीचे भी 2 ऐड करते जाओ, आराम से निकल जाएगा। ये मोनोटॉमिक के लिए 5/3, इससे पहले वाला याद रखो आप, 5/3 फिर 2 ऐड करते जाओ, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ये कितना आ गया 7/5 आ गया, फिर 2 यहाँ फिर 2 यहाँ, 9/7 आ गया। तो ये कितना होता है 1.66, ये कितना होता है 1.40, और ये कितना होता है 1.30। अगर हमें CP/CB की रेशो पता हो तो हम बता सकते हैं जो गैस है उसमें कितने एटम्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो ये इस रेशो से हमें एटॉमिसिटी पता चल जाएगी। तो ये सिंपलेस्ट तरीका होता है। पहले वाले में आपने याद रखना है, ये सिखा दिया आपको कैसे करना है, फिर आगे आपने 2 ऐड करते जाना है। तो CP/CB पहली, अगर मोनोटॉमिक है तो 5/3, डायटॉमिक में 2 ऐड कर दीजिए 7/5, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, ट्राइटॉमिक में फिर और आप 2 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 7/2 का आ जाएगा, 7 + 2 कितना होगा 9, 5 + 2 कितना होगा 7, तो 9/7 1.30। तो ये रेशोज आपको क्या बताती हैं कि गैस जो है वो मोनोटॉमिक है या डाइटामिक है या ट्राइटामिक है। अगर मोनोटॉमिक को ये रेशो आनी चाहिए, डाइटामिक को ये रेशो आनी चाहिए, ट्राइटामिक को तो ये वाली रेशो आनी चाहिए। किसके बीच में, CP और CB के बीच में। नेक्स्ट कई बार बच्चे एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको, व्हाट आर एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर चली जाए, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दीज आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट या लॉस ऑफ हीट कह सकते हैं। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस को अगर हम रिएक्ट करें ऑक्सीजन गैस के साथ तो क्या बनता है, वाटर। तो इस माइनस उसमें से हीट निकलेगी बाहर, इस तरफ माइनस है तो इधर जाके आप प्लस लिख सकते हैं। तो जनरली हम जो हीट इवॉल्व जहां ऑब्जर्व होगी वो हम प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो मतलब रिएक्टेंट से कुछ एनर्जी निकल रही है बाहर, तब जाके रिएक्शन हो रही है, तो इधर जाके प्लस लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल दूसरी हमने लिखी है कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है 393.5, तो इसमें से लॉस हो जाएगा इतनी हीट का कि पर मोल जो है किलो जूल इतनी हीट इवॉल्व होगी। इसी तरह से नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस अमोनिया बनता है, इसमें कितनी हीट इवॉल्व होती है 92.4 किलो जूल पर मोल। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें हीट जो होती है अब्जॉर्ब होती है। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्टेंट जो है पहले हीट अब्जॉर्ब करेंगे फिर रिएक्शन होगी। तो जिस रिएक्शन के दौरान हीट अब्जॉर्ब हो, मतलब गेन ऑफ हीट हो, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे जे नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, प्लस आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस हीट। वो हीट जो है इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो एंडोथर्मिक में जब आपने लिखना है तो प्रोडक्ट के साथ जो हीट इवॉल्व हो रही है, सारी जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसका नेगेटिव साइन होता है, और एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ आपने जो हीट इवॉल्व होती है उसका प्लस साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने लिखनी होती है प्लस इतनी हीट माइनस इतनी हीट। अगर एक्सोथर्मिक है तो माइनस हीट इधर जाके प्लस हो जाएगा, अगर एंडोथर्मिक है प्लस हीट इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो जनरली हम प्रोडक्ट के साथ ही हीट को लिखते हैं। तो एक्सोथर्मिक में यहाँ प्लस साइन और एंडोथर्मिक में माइनस साइन आएगा प्रोडक्ट के साथ। बट अगर आप रिएक्टेंट के साथ लिखना चाहते हो हीट को, तब एक्सोथर्मिक में माइनस आएगा इधर और एंडोथर्मिक में यहाँ प्लस आएगा। माइनस का मतलब इवॉल्व होना, प्लस का मतलब अब्जॉर्ब होना। तो बट प्रोडक्ट के साथ उल्टा हो जाता साइन। अब इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने आगे डिटेल में करना है। इंथाल्पी की चेंज ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन जब हो रही है इंथाल्पी में क्या चेंज आ रही है। तो जनरली हमने पहले इंथाल्पी चेंज किया। इंथाल्पी चेंज हम कैसे लिखते हैं, फाइनल स्टेट में कितनी इंथाल्पी है माइनस इनिशियल स्टेट में कितनी इंथाल्पी है। और रिएक्शन में इंथाल्पी चेंज का क्या मतलब होगा, यहाँ पे होगा कि जो हमारे प्रोडक्ट है उनकी इंथाल्पी कितनी है, और माइनस हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनकी इंथाल्पी कितनी है, क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं और हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इनिशियल स्टेट हमारे क्या थी, रिएक्टेंट थे। तो डेल्टा एच जो होगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हीट इवॉल्व होती है, यानी कि जब रिएक्शन हो रही है हीट बाहर जा रही है, इट मीन जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे उनकी हीट जो होती है रिएक्टेंट के मुकाबले में कम होगी, तो रिएक्टेंट की इंथैल्पी हाई होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एज कंपेयर टू इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो HR ग्रेटर देन HP आएगा। तो अब आपको पता है इंथैल्पी चेंज क्या आएगा, HP माइनस HR। अब HP छोटा है HR बड़ा है तो क्या साइन आएगा, नेगेटिव। तो याद रखिए फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H का साइन क्या होता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव साइन होगा। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कैसे होती है, जब रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होगी, जो रिएक्टेंट थे उनको हमने हीट सप्लाई की, वो प्रोडक्ट बन गए, बाहर में निकला, हीट अब्जॉर्ब हुई है, तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो रिएक्टेंट थे। तो यहाँ पे HP जो है वो ग्रेटर देन HR होगा, HP बड़ा होगा HR छोटा होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो डेल्टा H क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपने याद रखना है, डेल्टा H नेगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो हमने प्लस के साइन लिखे हैं, आप इन्हीं रिएक्शन को अगर आप जहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली इसको ऐसे करके डेल्टा H की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेल्टा H कितना होगा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव साइन कितना था, अभी जो आपने वैल्यू देखी है यहाँ पे ये माइनस में लिखेंगे 285.52, यहाँ इसको लिखना होगा तो जी क्या लिखेंगे 393, डेल्टा H क्या आएगा माइनस 393 पॉइंट कितना आएगा, माइनस 393.5 माइनस में आएगा। अगर इसको आप इसमें प्लस साइन लिख के नहीं छोड़ने जाते, डेल्टा H की फॉर्म लिखने जाते, जहाँ क्या आएगा डेल्टा H आएगा माइनस 92.4, डेल्टा H कितना आ जाएगा माइनस 92.4 किलो जूल। जहाँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ जैसे पहले अगर डेल्टा H की फॉर्म में लिखने जाते हैं सीधा ऐसे लिखिए H2 प्लस 1/2O2 गैस गिव्स वाटर प्लस लिख दीजिए इसको प्लस। आप सिमिलरली जहाँ पे अगर आप इसको डेल्टा H की फॉर्म लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये है, ये आपका आएगा डेल्टा H कितना आएगा प्लस 180.7 किलो जूल पर। तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा 130 डेल्टा H कितना आ जाएगा प्लस 131.4 किलो जूल। तो इस तरह से भी आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। डेल्टा H से हमें पता चल जाएगा कि हीट इवॉल्व हो रही है, जहाँ हीट अब्जॉर्ब हो रही है, जहाँ हीट माइनस डेल्टा H हो तो हीट इवॉल्व हो रही है, मीन ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे भी माइनस है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहाँ पे माइनस है एक्सोथर्मिक है, यहाँ प्लस है मतलब एंडोथर्मिक है। तो अगर आपको ऐसे रिएक्शन दी गई हो तब भी आप पहचान सकते हैं, जहाँ अगर आपको ऐसे नहीं दिया हो जैसे पहले लिखी थी तब भी आप पहचान सकते हैं एंडोथर्मिक है जहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। तो बच्चे रिएक्शन जो है वो होती कैसे है, बेसिकली रिएक्शन में आप क्या देखते हैं, हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है AB कोई रिएक्टेंट है और CD कोई रिएक्टेंट है, जी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है AC और क्या बन रहा है BD बन रहा है। तो इस रिएक्शन को होने में क्या हो रहा है, AC और BD कैसे फॉर्म होंगे, अगर AB और CD के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा तब बनेगा AC और BD। तो याद रखिए बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, बट जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं एनर्जी वहां से रिलीज होती है। ये दो बातें हमें याद रखनी है, अगर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ती है, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी आपको मिलती है, एनर्जी वहां से रिलीज होती है। अब आपको जो रिएक्शन करनी है तो आपको AB का बॉन्ड तोड़ना है, CD का बॉन्ड तोड़ना है, बढ़ना क्या है AC और BD के बीच में बॉन्ड बनना है। अब आपको यहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, जहां एनर्जी देनी पड़ेगी, जहां एनर्जी मिलेगी। अगर जो आप एनर्जी दे रहे हैं वो क्या होगी, ज्यादा होगी जो एनर्जी रिलीज हो रही है। आपने एनर्जी दी मान लीजिए तोड़ने के लिए 50 किलो जूल एनर्जी दी, और जहां पे एनर्जी रिलीज हुई 30 किलो जूल, तो नेट आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही है जहां एनर्जी आपको मिल रही है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म होने से 30 एनर्जी ही मिल पाएगी। तो तोड़ने के लिए कितनी चाहिए आपको 50, तो 20 कम है तो रिएक्शन होगी नहीं, तो ये एनर्जी आपको देनी 20 एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, मतलब ये रिएक्शन होगी हीट अब्सॉर्ब करने से। तो तब रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। अगर मान लीजिए एनर्जी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 50 चाहिए थी और एनर्जी रिलीज कितनी हो रही थी 70 किलो जूल हो रही थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये बॉन्ड फॉर्म होंगे इतनी एनर्जी रिलीज होगी, चाहिए आपको इतनी, तो एनर्जी यहीं से सप्लाई हो जाएगी, उल्टा 20 किलो जूल पर एनर्जी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, तो इस रिएक्शन में आपको एनर्जी मिलेगी। तो जब क्या होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए और जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही हो, तो उस केस में एनर्जी मिलेगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट इज हायर देन
एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ प्रोडक्ट देन रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड जो है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम होगी, एंड इफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इज लेस देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देन रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। तो ये नोट याद है, एनर्जी आए, आप रिएक्शन कर रहे हो, एनर्जी का कंसेप्ट आया कहाँ से है, क्योंकि जब रिएक्शन होनी है तो बॉन्ड ब्रेक होने हैं, बॉन्ड फॉर्म होने हैं, बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। डिपेंड करेगा कौन हाई है, सप्लाई करने वाले ज्यादा देनी पड़ रही है या वहां से रिलीज होने वाले ज्यादा है। अगर रिलीज होने वाले ज्यादा है तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, अगर सप्लाई वाले ज्यादा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस केस में अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक, अगर एनर्जी निकल रही है वहां से तो एक्सोथर्मिक।